एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं प्रज्ञा सिंह आ चुकी हूँ आपके समक्ष बिहार विहान के लाइव शो में। दोस्तों, हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया आशीर्वाद, एक नई आशा। यह एक परफेक्ट दिन है क्योंकि यह भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही अनमोल उपहार है। दोस्तों, आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक बहुत ही खास मेहमान से, जो कि है मेडिसिन के क्षेत्र से। जानेंगे उनसे बहुत सी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चुका है अनमोल वचन लेने का। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो करते हैं बड़ों के आशीर्वाद से, और जानते हैं उनसे बहुत सी बातें और सीखते हैं। और आज का जो अनमोल वचन है वो विज्ञान और मानवता को जोड़ता है और सिखाता है बहुत सी महत्वपूर्ण बातें। और विज्ञान सत्य की तो एक छवि है। तो देखते हैं आज का अनमोल वचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर रवि कीर्ति, जो हैं एडिशनल प्रोफेसर इन जनरल मेडिसिन, एम्स पटना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार विहान में। सर, जैसा कि हम आज हाइपर टेंशन दिवस मना रहे हैं, विश्व हाइपर टेंशन दिवस, और ये काफ़ी आम समस्या हो चुकी है लोगों की ज़िंदगी में। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि किस तरीके से लोग इससे बचें और कितनी जागरूकता होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, और ऐसा हम लगभग पिछले 2 दशकों से इस दिन को इस रूप में मनाते आ रहे हैं। तो आखिर क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी? तो उच्च रक्तचाप, जैसा कि आपने बताया, एक बहुत आम समस्या हो चुकी है, और विश्व में ऐसा माना जाता है कि लगभग जो वयस्क समूह है 20 साल से 80 साल के बीच, उसमें लगभग 20% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। लेकिन यह बीमारी ऐसी है कि हमें पता नहीं चलता कि हम इस बीमारी से ग्रसित हैं, और इसीलिए बार इस पर निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। तो इस जागरूकता को फैलाने के लिए ही हम ये दिन मनाते हैं, क्योंकि यदि हमें पता नहीं होगा कि हमें ये बीमारी है, क्योंकि इसके कुछ खास लक्षण होते नहीं हैं। जब हम रक्तचाप को मापते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें उच्च रक्तचाप की बीमारी है। और अगर न पता चले, और जैसा कि वास्तव में है कि लगभग आधे लोग जिनको ये बीमारी है उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें उच्च रक्तचाप की बीमारी है। तो इसलिए जागरूकता फैलाना आवश्यक है, ताकि लोग समय समय पर इसकी जांच करवाते रहें। अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसके कुछ खास लक्षण होते नहीं हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि क्यों हम इस बारे में ज़्यादा चिंता करें। तो इसका उत्तर ये है कि इसके कई दूरगामी परिणाम होते हैं। इसके चलते हृदय रोग, पक्षाघात यानी लकवा मारना, स्ट्रोक, आँखों की रोशनी कम होना, गुर्दों का खराब होना, ये सारे इसके दूरगामी दुष्परिणाम हैं। और इसलिए आवश्यक है कि यदि हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, समाज पर इनका जो प्रकोप है उसको कम करना चाहते हैं, तो सही समय पर उच्च रक्तचाप की पहचान और उसका उपचार करना आवश्यक है। और यही कारण है कि हम इसके बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, और इसलिए हर वर्ष हम यह दिन भी मनाते हैं। जी सर, हम बात करें अभी हाइपरटेंशन के लिए, तो ये क्यों होता है, मतलब इसका मेन रीज़न क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी, देखिए, हम जानते हैं कि एक वयस्क में हम कहते हैं कि 120/80 मिलीमीटर मरकरी, ये एक सामान्य रक्तचाप है या आदर्श रक्तचाप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोगों का इतना ही होगा, कुछ का इससे थोड़ा कम होगा, कुछ का इससे ज़्यादा होगा। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे रक्तचाप भी हमारा बढ़ता जाता है। अब क्यों होता है? ये एक आयु बढ़ने की प्रक्रिया है, एजिंग प्रोसेस है। जो हमारी धमनियाँ होती हैं, वस्तुतः धमनियों की दीवार पर जो हमारा रक्त दबाव डालता है, चाप देता है, उसी को हम रक्तचाप कहते हैं।
तो एक बच्चे की या एक युवा की जो धमनियाँ होती हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, इलास्टिक होती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वो स्टिफ होती जाती हैं। तो जाहिर है कि उनको फैलने का कम अवसर मिलता है और इस कारण दबाव बढ़ता जाता है, उनमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। तो ये ब्लड प्रेशर का बढ़ना हम मान सकते हैं कि एक एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इसके दुष्परिणाम होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे तो धमनियों को नुकसान भी पहुंचता है, जिसके चलते कि ये सारी समस्याएं बीमारियां होती आगे हैं। उत्पन्न हो सकती हैं। इनसे बचें कैसे, ये आपने प्रश्न एक किया। तो चूंकि यह एजिंग का हिस्सा है तो हो सकता है कि हम अपने तमाम प्रयासों के बावजूद इससे बच न पाएँ और हमें इसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ें। लेकिन हम कुछ कर सकते हैं जिससे कि इसकी संभावना कम हो सके, जैसे कि एक संतुलित आहार लेना जिसमें नमक कम हो, फैट कम हो, फाइबर ज़्यादा हो, फल और सब्जियां अधिक हों, तंबाकू का सेवन न करना, अधिक मात्रा में अल्कोहल का प्रयोग न करना, नियमित व्यायाम करना, मोटापे से बचना, बहुत ज़्यादा जीवन में तनाव न लेना, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं ताकि इसकी संभावना को हम कम कर सकें। जी सर, ये आपने बहुत सही बात बोली कि जो खान पान होता है लोगों का वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको हमें अच्छा रखना चाहिए, साथ ही व्यायाम करना चाहिए। चलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारे आज के संदर्भ में बहुत सी चुनौतियाँ हैं मेडिसिन क्षेत्र में, या फिर अगर आप बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो कौन सी चुनौतियाँ आपको लगता है कि उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? मेरी समझ से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वसुलभ बनाना, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक ओर तो हम जानते हैं कि हमारे देश में आर्थिक और भौगोलिक या क्षेत्रीय विषमताएं हैं। दूसरी तरफ चिकित्सा पर आने वाला व्यय है, इलाज का जो खर्च है, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग लाभ कमाने के लिए इसका खर्च बढ़ा रहे हैं, केवल ऐसी बात है चूँकि नए शोध हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को जिनको पहले हम अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते थे, आज हम उनसे लड़ने का जज्बा रखते हैं। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि विज्ञान शोध करता है और हमारे पास आज नए शस्त्र हैं जिनसे हम बहुत सी बीमारियों का मुकाबला कर सकें। लेकिन इन शस्त्रों के उत्पादन में व्यय होता है और इसलिए वे खर्चीले होते हैं। और जाहिर है जिन कंपनियों ने इनमें निवेश किया होता है उनके पास कुछ प्रलोभन भी होना चाहिए, वो उससे कुछ फ़ायदा भी कमाना चाहेंगी। लेकिन ये चीज़ें खर्चीली होती हैं। तो अब अगर हमारे पास वो शस्त्र हैं तो समाज का यह नैतिक दायित्व है कि समाज में कोई भी व्यक्ति जिन्हें उनकी आवश्यकता हो उनको वो शस्त्र, वो संसाधन प्रदान किए जाएं। तो ये कैसे संभव हो पाएगा, कैसे सब लोगों के पास आज की जो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा है वह उपलब्ध हो पाएगी, यह मेरे विचार से सबसे बड़ी चुनौती है। जी। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य सेवाओं को रोगियों के लिए और सुरक्षित बनाना, ये एक बड़ी चुनौती है जिसको विश्व आज पहचान रहा है। सितंबर में हर साल हम लोग इसके लिए एक पेशेंट सेफ्टी डे भी मनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, बल्कि शोध से ऐसा पाया गया है कि अस्पताल एक बहुत ही ख़तरनाक जगह है। वहाँ जो भी जाता है उसको जोखिम है कि उसे कुछ नुकसान पहुँच सकता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि उसको अस्पताल में ही कोई संक्रमण हो जाए, और जो संक्रमण अस्पताल में होते हैं वे अधिक ख़तरनाक होते हैं, उनका उपचार करना अधिक कठिन होता है। हो सकता है कि जो उपचार किए जा रहे हैं, जो दवाइयाँ दी जा रही हैं या चिकित्सा के जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके कुछ कुप्रभाव हो जाएं उन पर, या हो सकता है कि स्वास्थ्यकर्मियों से कोई मानवीय भूल हो जाए। और ऐसा पाया गया है कि दुनिया में कई लोगों की जान इन समस्याओं के चलते जाती है। तो इन पर काम करना बहुत आवश्यक है ताकि हम अस्पताल को और सुरक्षित स्थान बना सकें। जी। तीसरा मैं कहूँगा कि आज
स्वास्थ्य कर्मियों के बीच या डॉक्टरों और समाज के बीच एक विश्वास का अभाव हम देखते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा, और इसके कई कारण हैं। एक तो कि एक समय हुआ करता था जब एक फैमिली डॉक्टर था और लोग आंख मूंद कर उसकी बात पर भरोसा करते थे। आज उनको कई लोगों के बीच चुनाव करना होता है कि मैं अमुक से चिकित्सा करवाऊं या तमुक से करवाऊं। बहुत सारी जांचें हैं, जैसा हमने अभी जिक्र किया कि उपचार अब खर्चीला हो गया है, तो स्वाभाविक है लोगों के मन में संशय उत्पन्न होते हैं। तो इस अविश्वास को कैसे दूर किया जाए, कैसे हम स्वास्थ्य सेवा को और पारदर्शी बना सकें और स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों के बीच या समाज के बीच ऐसा संवाद हो कि विश्वास का यह अभाव न रहे, मेरी समझ से यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है हमारे सामने। और अंततोगत्वा मैं यह कहना चाहूँगा कि इसको हम एक चुनौती भी मान सकते हैं और एक अवसर भी मान सकते हैं कि विज्ञान दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और अपने क्षितिज का विस्तार कर रहा है। कल जो असाध्य था आज वह साध्य है, और हम चाहते हैं कि जो आज असाध्य है वह कल साध्य हो सके। तो कैसे हम प्रगति की इस गति को और तेज़ कर सकें और कैसे इसके लिए समाज और देश और पूरा विश्व संसाधन उपलब्ध करा सके, ये मेरे समझ से एक बड़ी चुनौती पूरे स्वास्थ्य जगत के लिए है। जी सर, आपने कहा जो डॉक्टर्स या जो ये जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी अभी हम देख रहे हैं कि असफलता है जो आम लोग हैं और डॉक्टर्स के बीच की जो दूरी है, क्योंकि एक तरह का व्यवसाय बन चुका है जो कि कहीं ना कहीं हम सबको फील होता है। लेकिन जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है, और जो गरीब तबके के लोग हैं या जो आप कह सकते हैं कि जो आर्थिक असमानताएं हैं लोगों में, वो उसको दूर करने का काफ़ी कार्य किया जा रहा है। तो आप इसको किस तरीके से सार्थक मानते हैं? जी नहीं, ये तो बहुत आवश्यक है और जो भी प्रयास हो रहे हैं बहुत ही सार्थक हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो मैं पहली चुनौती देखता हूँ वह है कि किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सर्वसुलभ कराया जाए, यानी कि आम आदमी की पहुँच हो एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक और वो उस व्यय को वहन कर सके। एक शोध हुआ था आज से लगभग 5 वर्ष पहले, जिसमें उन्होंने ये पाया, यह निष्कर्ष निकाला कि हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 5.5 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जो कि इलाज पर होने वाला जो खर्च है, उपचार पर होने वाला जो व्यय है, उसके चलते गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। तो जाहिर है यह एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या भी है और देश के आर्थिक विकास में भी यह बहुत बड़ी बाधा है। तो इसको समाज को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और ले भी रहा है, समाज भी ले रहा है, सरकार भी ले रही है। यहाँ एक बात समझना आवश्यक है कि स्वास्थ्य जो है वह समवर्ती सूची में आता है, अर्थात इस पर केंद्र और राज्य दोनों को काम करने का अधिकार है। लेकिन स्थानीय तौर पर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना यह मुख्य रूप से राज्य करता है, और हमने देखा है कि हमारे देश में इसमें क्षेत्रीय विषमता भी बहुत है। जैसे कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं जबकि कुछ राज्यों में अभी हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। तो इस विषमता को दूर करने के लिए और आम आदमी की पहुंच एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचाने के लिए 2 बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। एक तो जो अटल जी का सपना था कि देश में विभिन्न स्थानों पर एम्स की स्थापना, ताकि यह जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर किया जा सके। जहाँ जहाँ भी ऐसा एक गैप पाया गया, खाई पाई गई कि स्थानीय स्वास्थ्य सेवा लोगों को पर्याप्त मात्रा में केटर कर पाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में एम्स की स्थापना करना और अन्यथा भी कई सारे मेडिकल कॉलेजेस को उत्क्रमित करना, इसको हम लोग प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और जो दूसरा क्रांतिकारी कदम है जिसकी आपने चर्चा की, वह है आयुष्मान भारत योजना। और आप जानती हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत
देश के 10 करोड़ परिवार अर्थात लगभग 50 करोड़ जो समाज में आर्थिक रूप से जो सबसे निचला 50 करोड़ है, उन लोगों को इसका लाभार्थी बनाया गया है। और इसमें व्यवस्था है कि हर वर्ष 5 लाख रुपए तक की बीमा उस परिवार के लिए है, अर्थात उनका यदि स्वास्थ्य पर व्यय होता है तो 5 लाख तक का खर्च सरकार वहन करेगी इस योजना के अंतर्गत। और मैं तो प्रतिदिन लगभग प्रतिदिन ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इस योजना के लाभार्थी हैं और जो अन्यथा अच्छी चिकित्सा पाने में असमर्थ होते, वे लोग इसके ज़रिए अच्छी चिकित्सा, अच्छा उपचार पा रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी जो टेलीमेडिसिन है, जिसकी सेवा के उपयोग से जो सुदूर प्रदेश हैं या जो क्षेत्र हैं उन पे काफ़ी गुणात्मक जो सुधार वो लाया जा सकता है, इसको किस तरीके से विस्तार देने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से टेलीमेडिसिन की भूमिका है और बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि जैसा आपने शुरू में बताया आज विश्व दूरसंचार दिवस भी है, तो अच्छा संयोग है, हाइपरटेंशन और दूरसंचार दोनों का मिलन है आज, तो इसलिए बहुत ही प्रासंगिक लगा आपका प्रश्न मुझे। नहीं, निश्चित रूप से इसकी भूमिका है, पर मैं प्रारंभ में ही यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि कम से कम आज की तारीख में इसकी भूमिका एक पूरक के रूप में है। अर्थात हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि जो काम परंपरागत स्वास्थ्य सेवा के द्वारा हम करते हैं, जिसमें डॉक्टर होता है, अस्पताल होता है, उसका स्थान टेलीमेडिसिन ले पाएगा निकट भविष्य में। मुझे ऐसा नहीं लगता है, यह संभव नहीं है, लेकिन एक पूरक की भूमिका यह अवश्य निभा सकता है। उदाहरण के लिए जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ किसी कारण से परंपरागत स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुँच पाती है, वहाँ अगर इसका प्रयोग किया जाए, लेकिन तब आपके पास एक बैकअप भी होना चाहिए कि यदि किसी को आवश्यकता पड़ती है कि उसको अस्पताल आना है, तो हम उसको वहाँ से अस्पताल तक कैसे ला पाएँ सुरक्षित रूप से, इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। दूसरी इसकी मैं भूमिका देखता हूँ कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर और अन्य जगहों पर जहाँ हमारे MBBS डॉक्टर्स होते हैं, यदि उनको लगता है कि किसी रोगी को एक विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता है, परामर्श चाहिए उनको किसी विशेषज्ञ का, और उनका संपर्क कराया जा सके किसी विशेषज्ञ के द्वारा, ताकि वो मरीज़ की समस्या बता सकें और उनसे परामर्श लेकर मरीज़ को उसका लाभ दे सकें, तो इससे कई बार मरीज़ को आने जाने का जो कष्ट उठाना पड़ता है, उसमें उसका समय भी जाता है, उसका व्यय भी होता है, पैसे भी खर्च होते हैं, तो उससे मरीज़ को बचाया जा सकता है। और जो मैं इसका तीसरा उपयोग देखता हूँ वो ये है कि जैसे अब उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन की बात कर लें या डायबिटीज़ की बात कर लें, तो मान लीजिए कि मरीज़ आया, एक बार किसी विशेषज्ञ को दिखाकर घर चला गया, तो प्रायः हम उसे कुछ महीने बाद, 3 महीने बाद पुनः बुलाते हैं कि आप, ताकि हम उसके रक्तचाप की जांच कर सकें या उसका ब्लड शुगर लेवल क्या है इसको देख सकें और तदनुसार हम अपनी चिकित्सा में अगर परिवर्तन आवश्यक हो तो कर सकें। तो कई बार वो 100-200 किलोमीटर चलकर मरीज़ आता है, तो यहाँ अगर टेलीमेडिसिन की सुविधा हो कि भाई वो साल में एक बार भी आए या आवश्यकता पड़ने पर आए, जो बाकी के उसके विजिट्स हैं उसके स्थान पर टेलीमेडिसिन के द्वारा हम उसको परामर्श दे सकें। आखिर क्या करना होता है, उसके कुछ रिपोर्ट्स देखने होते हैं, ब्लड प्रेशर वहाँ कोई उसका माप के हमें बता सकता है, तो हम उसको अगर परामर्श दे पाएँ तो उसका काफ़ी व्यय जो समय और पैसे का है आने जाने का, वो उसका बच सकता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे स्थान हैं जहां हम इनका उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी उपयोग हो भी रहा है और इसको हम और बेहतर प्रयोग में ला सकते हैं आने वाले समय में, मेरे विचार मतलब से। कह सकते हैं कि अगर कोई मरीज़ है, उसने डॉक्टर से परामर्श ले ली है, रिपोर्ट्स वगैरह देख के भी
इस माध्यम का उपयोग किया जा सकता है? हाँ जी, जैसा उनको मैंने कहा सुविधा कि पूरक की भूमिका में रह सकता है। जी, पूर्णतया पूर्णतः हम इस पे निर्भर नहीं रह निर्भर नहीं सकते। कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे कि फॉलो अप विजिट्स उसको साल में 3 बार करने हैं, जी, उसके स्थान पर वह एक बार ही आए, 2 विजिट्स जो हैं उसका अगर हम लोग टेली कंसल्टेशन दे सकें जी। तो तो जैसा उसके हमने लिए कहा कि काम आसान दूरसंचार ने होगा। काफ़ी लोगों को काफ़ी सुविधा दी है, तो इस क्षेत्र में भी उसकी सुविधा मिल रही है। निश्चित रूप से, जी। बिल्कुल। सर, ऐसा देखा गया है कि कोरोना काल से ही हम्म, काफ़ी जो हेल्थ को लेकर काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं। बिल्कुल। पहले जिस तरीके का माहौल हुआ करता था, अब वैसा नहीं है, और कह सकते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हम्म। उसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, मैं क्या तो बदलाव हुए? जी, मैं तो कहूँगा कोरोना ये बहुत बड़ी विभीषिका थी मानव जाति के लिए, जी, लेकिन अगर उसके कुछ सकारात्मक परिणामों की तरफ हम अपना ध्यान दें तो एक यह है कि हमारी स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है, समाज की, सरकारों की, सबकी जो जागरूकता है। अब शायद इस पर सरकारें अधिक व्यय भी करें, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास भी करें। जनता जागरूक होगी तभी सरकारें इस दिशा जी। में जागरूक होगी, और लोग अब अपना ध्यान रखने लगे हैं, चाहे वह बेहतर जीवन शैली हो, नियमित व्यायाम हो, अच्छा खान पान हो, डॉक्टर से समय समय पर मिलना हो, जो कुछ जांचें समय समय पर करवानी चाहिए उनका करवाना हो। कई लोग बीमा लेने लगे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि कभी कभी खर्चीला हो सकता है उपचार। तो जागरूकता बढ़ी है और इसका हम कई रूप में इसका एक सकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि एक अच्छी बात हुई है। जी। अगर ये कहा जाए कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल काफ़ी ये समस्या उत्पन्न होती है लोगों में, इम्यूनिटी को काफ़ी कम हो गई है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ राय देना चाहेंगे? देखिए, इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता, जो संक्रमणों के विरुद्ध जी। हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हम कैसे बढ़ाएं। तो कुछ तो सामान्य बातें हैं, जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम संतुलित भोजन लें, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, सक्रिय रहें। ये कुछ सामान्य बातें हैं। हम मानते हैं कि इनका लाभ होता है, यद्यपि इस बारे में बहुत शोध करके साक्ष्य एकत्रित नहीं किए गए हैं। जो इसका मैं वैज्ञानिक उत्तर ये दे सकता हूँ कि कुछ चीज़ों का जिनके लिए हमारे पास टीके हैं, जैसे कि कोरोना में हमने देखा कि जब प्रारंभ में कोरोना आया तो काफ़ी लोग इससे प्रभावित थे, बिल्कुल हाय तौबा मच गया समाज में, पूरे विश्व में। लेकिन अब जब कोरोना बीच बीच में आ रहा है, लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो पहले जैसी स्थिति नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रारंभ में हमारे शरीर में कोरोना के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं थी, ज़ीरो था, क्योंकि एक नई बीमारी थी। मानव जाति का पहले इससे सामना ही नहीं हुआ था कोविड से। लेकिन अब चूंकि हमने इतना प्रभावी टीकाकरण अभियान चलाया, नंबर 1, और नंबर 2, बार बार संक्रमण होने से स्वाभाविक रूप से भी शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगती है। तो इसका परिणाम ये है कि अब वो बीमारी पहले की तरह ख़तरनाक नहीं साबित हो रही है। तो जिन जिन चीज़ों के लिए हमारे पास टीके उपलब्ध हैं, हम बच्चों को तो टीका देते ही हैं, तो हम इस बात के और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि बहुत सी बीमारियों पर हमने विजय प्राप्त किया है। अब स्मॉल पॉक्स उदाहरण के लिए अब इतिहास में चला गया, पोलियो लगभग इतिहास में जा चुका है। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि टीकाकरण अभियान प्रभावी रूप से किया गया और परिणाम स्वरूप इन बीमारियों के प्रति लोगों में इम्यूनिटी बढ़ी। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है सरकार का, उसके तहत बच्चों का टीकाकरण आवश्यक, बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। इसके अलावे बड़ों में भी कुछ टीके हैं जिनका प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि कोविड हमने देखा कितना प्रभावी हमने इसका प्रयोग किया है। जो उम्रदराज लोग हैं या जिनको अन्य बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारी है, डायबिटीज़ है,
ऐसे लोगों को, बड़ों को भी कुछ टीके लगने चाहिए, जैसे कि साल में एक बार फ्लू वैक्सीन, या निमोनिया के लिए एक विशेष प्रकार का निमोनिया होता है, नीमोकोकल निमोनिया, उसके लिए हमारे पास टीका उपलब्ध है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास टीके का विकल्प है उसका हम प्रभावी रूप से उपयोग करें। तो एक अच्छी जीवन शैली और टीकों का प्रभावी उपयोग। इसी संदर्भ में थोड़ा इससे हटकर एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। जब आपने चुनौतियों की चर्चा की थी, तो एक और चुनौती जो स्वास्थ्य सेवा के लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती है, वह है कि समय के साथ एंटीबायोटिकों का अप्रभावी हो जाना। अगर हम पिछले 100 साल में देखें कि हमने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं स्वास्थ्य सेवाओं ने, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि हम संक्रामक रोगों पर विजय प्राप्त करने में या उनसे लड़ पाने में पहले से कहीं अधिक सक्षम हो पाए हैं। इसमें टीकों का भी योगदान है, लोगों का जो जीवन स्तर बढ़ा है, पोषण पहले से बेहतर हुआ है, उसका भी स्थान है। लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान रहा है एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि उनके द्वारा हम कीटाणुओं से लड़ पाने में हम सक्षम हो पाए हैं। लेकिन विगत कुछ दशकों में हमने देखा है कि एंटीबायोटिक्स अप्रभावी हो रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, और एक तरह से लगता है कि अब हम एक एंटीबायोटिकोत्तर काल में प्रवेश कर रहे हैं, पोस्ट एंटीबायोटिक एरा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमारे पास हो सकता है कि प्रभावी एंटीबायोटिक न बचें। और ये एक बड़ी भयावह स्थिति होगी, क्योंकि आम संक्रमण जिनसे हम प्रभावी रूप से लड़ पाते हैं आज, हम उनसे लड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यकीनन नए एंटीबायोटिक समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन नए एंटीबायोटिकों के जो आने की गति है उससे कहीं अधिक तेज गति से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है, और इससे लड़ना हमारे लिए आवश्यक है। तो इसका कारण क्या है? कारण है कि जब भी हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग करेंगे तो कुछ ऐसे कीटाणु होंगे जिनमें उनके लिए रेजिस्टेंस होगा। तो एंटीबायोटिक के प्रयोग के द्वारा जो जिन कीटाणु पर प्रभावी होगा एंटीबायोटिक, वो तो मर जाएंगे, और जिन पे अप्रभावी होगा उनका स्थान वो नए एंटीबायोटिक्स ले लेंगे। जो डार्विन का हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है, ये उसी का उदाहरण है। तो हम कर क्या सकते हैं? हमें इसका कारण ये है कि हमने बहुत विवेक का प्रयोग नहीं किया है एंटीबायोटिक के उपयोग में। इसके लिए हम भी उत्तरदायी हैं, डॉक्टर्स भी उत्तरदायी हैं। डॉक्टरों के अलावा भी समाज में बहुत लोग हैं जो एंटीबायोटिक मरीज़ों को देते हैं। कई बार मरीज़ स्वयं भी इसका उपयोग कर लेते हैं। और ये देखा गया है सर कि आम तौर पर अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अधिकतर वो खासकर बच्चों के लिए एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। जी, तो इसमें थोड़ा और अधिक विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता है, ताकि हम बिना सोचे समझे सबको एंटीबायोटिक्स न दें। और जो मैंने कहा कि डॉक्टरों से इतर भी बहुत लोग दे रहे हैं। इसके अलावा मरीज़ स्वयं भी दवा की दुकान पर जाके कहता है कि मुझे खांसी हो गई है, कोई दवाई दे दो, और दवा का दुकानदार एंटीबायोटिक दे देता है। इतना ही नहीं, पशुओं में बहुत ज़्यादा बिना किसी विवेक का उपयोग किए हुए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हो रहा है। आखिर जो कीटाणु होते हैं वो लगभग वही कीटाणु होते हैं जो कि पशुओं को भी संक्रमित करते हैं, मनुष्यों को भी संक्रमित करते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। इसको अकेला डॉक्टर इससे नहीं लड़ सकता है। हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, हमें इनका उचित उपयोग करना है एंटीबायोटिक्स का, लेकिन समाज को भी इस बारे में सोचना होगा कि कैसे इनका, क्योंकि अन्यथा हम बड़े स्वार्थी सिद्ध होंगे कि हमने अपने को तो बचा लिया, लेकिन अपने बच्चों के लिए एंटीबायोटिक्स छोड़कर हम इस दुनिया में नहीं जा रहे हैं। कीटाणुओं के बीच उनको छोड़कर बिना एंटीबायोटिक्स के हम चले जाएं, यह उचित नहीं होगा। तो इस समस्या पर भी तो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए जो हमारी चिकित्सीय एलोपैथिक पद्धति है, उसके अलावा जो अन्य भी हैं, जैसे आप आयुर्वेदिक हो गया या होम्योपैथिक हो गया, इन सब को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। आपको लगता है ये कारगर साबित होगा या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, अब इंटीग्रेटेड मेडिसिन की परिकल्पना
की जी। जाती है, जिनमें बाकी पद्धतियों का भी उपयोग किया जा सके। उदाहरण के लिए योग, जी। हम जानते हैं कि बीमारियों से बचाव में यह हमारे लिए सहायक हो सकता है, और योगाभ्यास को अब बहुत बढ़ावा मिल रहा है। हम विश्व योग दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो मैं दो बातें कहूँगा। एक कि हमें आधुनिक आयुर्विज्ञान, मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद को अलग अलग मानकर नहीं चलना चाहिए। जब हम मेडिसिन का इतिहास देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा ज्ञान था वही कभी यूनानियों के माध्यम से, कभी अरबों के माध्यम से पश्चिम तक पहुंचा है। जाहिर है आज आधुनिक मेडिसिन जिस रूप में है वह उससे कहीं अधिक उन्नति कर चुका है, लेकिन आधारशिला में हमारा भी बहुत योगदान रहा है, और आज भी हम योगदान दे रहे हैं। हमारे देश में भी शोध हो रहा है, बाहर भी जो शोध हो रहा है उसमें भी हमारे लोग हैं। अभी देखा आपने, दुनिया को हमने पूरी दुनिया को टीका प्रदान किया हमने कोविड काल में। तो कभी कभी हम थोड़ा राष्ट्रवादी होकर सोचते हैं तो आयुर्वेद को अलग मानने लगते हैं, उसको अलग मानने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें आयुर्वेद को भी मॉडर्न मेडिसिन की श्रृंखला में एक प्रारंभिक कड़ी मानकर चलना चाहिए। जी बिल्कुल। और आज जो आयुर्वेद के पास जो भी पद्धतियां हैं, औषधियां हैं, आज हमें करना ये चाहिए, क्योंकि आज मॉडर्न मेडिसिन साक्ष्यों पर आधारित होता है। हम ये प्रमाण एकत्रित करते हैं कि अमुक औषधि कारगर है और फिर हम उसका प्रयोग करते हैं। तो आज जो हमारे पास औषधियाँ उपलब्ध हैं उनको शोध के माध्यम से, क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से हम देख लें कि उनमें से कौन कौन प्रभावी हैं, या अभी जो हमारे पास विकल्प हैं उनसे अधिक प्रभावी हैं, या उनसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, कम साइड इफ़ेक्ट्स वाले हैं। और जो ऐसी चीज़ें हैं उनको हम मुख्यधारा में ले लें, और जिनको हम प्रभावी नहीं पाते हैं शोध के द्वारा, क्लिनिकल ट्रायल्स के द्वारा, उनको हम इतिहास के पृष्ठों में एक सम्मानित स्थान दे दें। तो मेरा मानना है कि हाँ, इन चीज़ों में भी जिन चीज़ों के लिए हम लोग साक्ष्य एकत्रित कर पाएँ शोध के द्वारा हमें करना चाहिए, और जो प्रमाणित हो जाएं उनको हम मुख्यधारा में ले लें, और बाकियों को हम इतिहास के पन्नों में स्थान दें, ताकि दुनिया इस बात को जाने कि कभी हमारे पास ये भी। जी बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही आपने, जो आयुर्वेद के बारे में भी कहा, और हमें वक्त के साथ जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ चलना चाहिए। चलिए, बात तो हमने की बहुत सारी मेडिसिन से रिलेटेड। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, आपके बारे में। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं। इस क्षेत्र में अगर आप नहीं आते तो कुछ ऐसा आप जो करना चाहते थे, कुछ अपने बारे में बताइए सर। देखिए, बचपन में तो मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं जी, लेकिन 10वीं पास करते करते मैंने ये तय कर लिया था कि मैं चिकित्सक बनना चाहता हूँ और इसी दिशा में प्रयास करूँगा। वैसे मेरा इतिहास में, भाषा में मेरी रुचि है जी। तो यदि मैं डॉक्टर नहीं बन पाता और मुझे इन विषयों में शिक्षण या शोध का अवसर मिलता तो भी मैं संतुष्ट रहता। एक समय पत्रकारिता का भी शौक चढ़ा था जी। लेकिन मेरा डॉक्टर बनना ही नियति को स्वीकार्य था और मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही सर आपने। आपके अगर प्रेरणा स्रोत की बात की जाए तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? एक व्यक्ति का नाम लेना तो बड़ा कठिन है। मतलब हमारे देश में महापुरुषों की लंबी श्रृंखला रही है और सबसे हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। रामकृष्ण से लेके और बुद्ध भगवान से लेके स्वामी विवेकानंद तक हम सबसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। परिवार में जो मेरे माता पिता, मेरे नाना, जो मेरे बचपन में मेरे आसपास जो लोग थे, सब ने मुझे कुछ अच्छा सिखाया और मैं सब लोगों का ऋणी हूँ। जी बिल्कुल सर, आप मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं और मैं आप जानना चाहूँगी कि आप इस क्षेत्र में हैं और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसा मैसेज जो आप उनको देना चाहें। देखिए, आज चूँकि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है जी,
तो इसी संदर्भ में मैं कहूँ कि दुनिया में अब, या विशेष रूप से भारत में, हम पहले मानते थे कि संक्रामक रोग हमारी मुख्य समस्या है, लेकिन अब अगर हम देश में होने वाली मौतों को देखें तो आधे से अधिक मौतें जो होती हैं वो गैर संक्रामक रोगों से होती हैं, यानी कि जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, और उनके चलते जो आगे चलकर जटिलताएं होती हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी का ख़राब होना, ये बीमारियां अब महत्वपूर्ण बन चुकी हैं। तो हमारे पास विकल्प है कि हम एक अच्छी जीवन शैली के द्वारा इनसे जहाँ तक संभव हो सके बच सकें। हम इसकी संभावना को शून्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम कर पाएंगे। तो जैसा मैंने कई बार कहा कि हम संतुलित आहार लें, व्यायाम अवश्य करें, आधा घंटा तेज़ी से चलना या बैडमिंटन खेलना या किसी खेल में भाग लेना प्रतिदिन या कम से कम सप्ताह में 5 दिन, ये ज़रूर करें। तंबाकू, अल्कोहल, इनसे अवश्य बचें। और समय समय पर हम, खास करके जो 40 के ऊपर के लोग हैं, तो वे अपनी जांच करवाते रहें, डॉक्टर से मिलते रहें और डॉक्टर की राय को अवश्य मानें। जैसे कि अब उच्च रक्तचाप की बात करते हैं तो कई बार होता है कि जैसा मैंने बताया कि इसके कोई ख़ास लक्षण नहीं होते हैं, तो रोगी को लगता है मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, तो वे लोग दवा बंद कर देते हैं और आगे चल के उसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं, गंभीर कुपरिणाम उसके सामने आते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि जो भी करें डॉक्टर के परामर्श के साथ ही करें। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छी जीवन शैली रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सी जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को और मुझे आशा है कि उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारे इस कार्यक्रम को देखकर। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम? को सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर पता लिखें, हमें पत्र लिखें और हमारा पता लिखने के लिए नोट करें अभी। निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र, फ्रेज़र रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordk patna@gmail.com।